Hello everyone, welcome to Chivi Studyship. This is R.S. Sharma, Asian Indian History, published by Oxford. This is old NCERT. Chapter number is 23, Craft, Commerce and Urban Growth. लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे एशियन टाइम के क्राफ्ट, कॉमर्स और उसकी क्या अर्बन ग्रोथ रही है हमारी 200 BC से 250 AD के बीच की। ऑलरेडी इससे पहले 22 जो लेक्चर हैं हमारे वो अपलोड हो चुके हैं। आप चाहे तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक बेसिक हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो लेना चाहते हैं या आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो हर तरह से आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन। अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ा था, हमने शाकास के बारे में पढ़ा था, कुषाण के बारे में पढ़ा था, सतवाहना के बारे में पढ़ा था और उनसे जुड़ा हुआ आर्ट, आर्किटेक्चर, ट्रेड, सब चीज़ों को, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में जाना था कि वो इंडिया में किस तरह से आते हैं और यहाँ किस तरह से इस्टेब्लिश होते हैं। स्टेट फॉर्मेशन के बारे में जाना था। तो बेसिकली इसमें हम जानेंगे क्राफ्ट के बारे में और जो क्राफ्ट्समैन है उनके बारे में। ठीक है, तो नॉन प्रोड्यूसिंग पीपल कंसनट्रेटेड इन द सिटीज़ द एज ऑफ द शाकास, कुषाण एंड द सतवाहना। तो आपको यहाँ पर बारी बारी से बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, शाकास, कुषाण, सतवाहना, इस टाइम पीरियड के बीच में। एंड द फर्स्ट तमिल स्टेट वॉज द मोस्ट फ्लरिशिंग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ क्राफ्ट्स एंड द कॉमर्स इन द एशियन हिस्ट्री। ठीक है, और ये पहला तमिल स्टेट भी आपको दिखाई देगा इतिहास का, जिसमें जो क्राफ्ट और जो कॉमर्स है वो बहुत ही अच्छे थे एशियन इंडिया में। आर्ट्स और क्राफ्ट की बात करें हम तो बहुत ही रिमार्केबल ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है इस टाइम पीरियड के बीच में। एंड वी डू नॉट हियर ऑफ सो मैनी काइंड ऑफ आर्टिशन इन द अर्लियर टेक्स्ट एज दे आर मैंशन इन द राइटिंग ऑफ दिस पीरियड। अगर आप पहले के टाइम की बात करेंगे तो आपको इतने सारे तरह के आर्टिशन नहीं देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत ही पुराने जो टेक्स्ट हैं, जितना आपको इस टाइम पे दिखाई देंगे। The Dighe Nikaya, which relate to the pre-Mauryan time, mention nearly 24 occupation. दिग्गज निकाय हम सबको पता है, ठीक है ना, ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसका एक पार्ट है और इसमें आपको जो प्री मॉरियन टाइम है उससे रिलेटेड बताया जाएगा कि उस समय 24 जो ऑक्यूपेशंस, मतलब इस तरह इतने काम हुआ करते थे, ठीक है, जिन्हें लोग करते थे। बट द महावास्तु विच रिलेट टू दिस पीरियड कैटलॉग 36 काइंड ऑफ वर्कर लिविंग इन द टाउन ऑफ राजगीर। तो आपको देखिए जो दिग्गज निकाय है वो हमें बताता है प्री मॉडर्न टाइम्स के बारे में, मतलब जो मौर्य से पहले वाला टाइम था। तो उसमें बताया है कि सिर्फ 24 ऑक्यूपेशंस थे, ठीक है ना, 1 डजन में 12 और 2 डजन में 24 काइंड्स ऑफ जो वर्कर्स थे उस टाइम पे वो अवेलेबल थे। लेकिन महावस्तु है वो बताता है इस वाले टाइम पीरियड को, जिस टाइम पीरियड को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और ये हमें बताता है कि 36 काइंड ऑफ वर्कर्स थे जो इस समय राजगीर टाउन में रह रहे थे। तो उनका जो काम था वो बताया कि 36 काइंड ऑफ वर्कर्स थे। मिलिंद पानो और द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा इन्यूमरेट्स एज मैनी 75 ऑक्यूपेशन। अगर आप मिलिंद पानो पढ़ेंगे, ठीक है, मिलिंद मैंने आपको बताया था रूलर था जो नागसेन के कांटेक्ट में आके अपना जो धर्म है वो बदल लेता है और बुद्धिस्ट बन जाता है वो। ठीक है, तो उन दोनों की जो बीच की कॉन्वर्सेशन थी, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनकी और जो मिनेंदर है उनकी, तो उनका जो ये बुक का जो पूरा कंपाइलेशन है इसमें आपको 75 ऑक्यूपेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, 60 ऑफ विच आर कनेक्टेड विद वेरियस क्राफ्ट, जिसमें से जो 60 हैं वो बहुत अलग अलग क्राफ्ट से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। Tamil text known in English as the Garland of the Madurai supplement the information supplied by the two Buddhist texts on the craft and the craftsman. तो ये तमिल टेक्स्ट है, इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसका ये नाम दिया हुआ है द गार्लैंड ऑफ मदुरै। तो इसमें भी आपको बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी ली गई है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि बेस्ड है क्राफ्ट पर और उन्हें बनाने वाले जो क्राफ्ट्समैन हैं उन पर। दिस टेक्स्ट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्राफ्ट्समैन एंड द शॉपकीपर। अकॉर्डिंग टू इट मैनी आर्टिशन वर्क इन देयर शॉप। तो इसमें आपको पता चलेगा जब आप जानेंगे कि बहुत सारे आर्टिशन ऐसे थे जो अपनी खुद की शॉप्स में काम करते थे, जिसमें पेंटर्स भी होते थे, वीवर्स होते थे, है ना, क्लोथर्स होते थे, फ्लोरिस्ट होते थे, गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ, तो ये सारे इनकी अपनी शॉप्स होती थी। सच आर्टिशन शॉपकीपर वर फाउंड इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो इस तरह के जो आर्टिशंस थे और जो शॉपकीपर्स थे वो आपको गांव और शहरीकरण वाले दोनों जगह पर आपको देखने के लिए मिलते थे। ठीक है, लिटरेरी टेक्स्ट क्राफ्ट्समैन आर मोस्टली एसोसिएटेड विद टाउन। अगर हम लिटरेरी टेक्स्ट को देखते हैं तो जो क्राफ्ट्समैन है वो ज़्यादातर वो टाउन वाले एरिया में ही देखने के लिए मिलते हैं।
सम एक्सक्यूवेशन इंडिकेट दैट दे ऑल्सो इनहेबिटेड विलेज। तो ज़्यादातर जो टाउन्स पे देखने के लिए मिलते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जो इंडिकेट करती हैं कि कुछ गांव में भी रहते थे, लेकिन जो ज़्यादा सेटलमेंट हुआ करती थी आर्टिशियंस की, वो आपको टाउन वाले एरिया में देखने के लिए मिलेगी। विलेज सेटलमेंट इन करीमनगर इन तेलंगाना, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर्स एंड द लाइक लिव्ड इन सेपरेट क्वार्टर्स। तो जो विलेज सेटलमेंट मिली है हमें करीमनगर की तेलंगाना वाले एरिया में, वहाँ पर हमने देखा है कि जो इस तरह के जो आर्टिशंस थे वो एक सेपरेट क्वार्टर्स में रहते थे, एंड एग्रीकल्चर लेबर्स लिव्ड एट द वन एंड, और दूसरी साइड पे जो एग्रीकल्चरल होते थे या जो लेबर होते थे वो उसके दूसरे एंड पर रहते थे। ठीक है। ईच क्राफ्ट वर एसोसिएटेड विद द वर्किंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, लेड, टिन, कॉपर, ब्रास, आयरन, प्रीशियस स्टोन और ज्वेल्स। ठीक है। तो हर जो 8 क्राफ्ट्स थे, मतलब उनमें ये आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलेगी, वो अपनी अलग अलग इन सब चीज़ों से जो भी काम करते होंगे। ठीक है। कोई गोल्ड का, कोई सिल्वर का, कोई लेड का। Various type of crafts associated with brass, zinc, antimony and the red arsenic is also mentioned। ठीक है। और भी दूसरे क्राफ्ट मिलेंगे जो जुड़े हुए थे ब्रास से, जो जिंक है उससे, एंटीमनी से। ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि उस समय ये सारे मेटल्स का यूज़ भी किया जाता था, और इनके जो बनाने वाले लोग होते थे वो भी अलग अलग तरह से थे। मतलब ये नहीं है कि एक ही इंसान सब चीज़ों को बना रहा है, बल्कि उस समय इतने मतलब वो कोई गोल्ड से जुड़ा हुआ है तो वो गोल्ड की चीज़ें बना रहा है, कोई सिल्वर की बना रहा है, इस तरह से। ठीक है। This indicates great advance and the specialization in mining and the metallurgy। तो ये चीज़ हमें बताती है कि कितनी ज़्यादा उस टाइम पे वो ग्रेट एडवांसमेंट आ चुकी थी, और वो कितनी ज़्यादा, एक कहते हैं ना, किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। ठीक है। Technological knowledge about iron work had made great progress, and the iron artifact have been discovered in large number in Kushan and the Satavahana layer at the sundry excavated sites। ठीक है। तो टेक्निकल नॉलेज भी लोगों को आ चुकी थी आयरन के काम के बारे में, और जो आयरन वर्क था वो बहुत ज़्यादा अपनी ग्रेट प्रोग्रेस पे था। बहुत सारे आयरन आर्टिफैक्ट्स इस टाइम पे डिस्कवर किए जाते हैं। कुशान के टाइम पे आपको लार्ज नंबर ऑफ जो आयरन आर्टिफैक्ट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे, सतवाहना के टाइम पर भी मिलेंगे। जो तेलंगाना वाला जो एरिया है आंध्र का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं आपको ऐसी। ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ वेपन्स भी मिलेंगे, बैलेंस रोड मिलेंगी, सॉकेट एक्सेस मिलेंगे, होज मिलेंगे, सिकल्स, प्लग शेयर, रेज़र, लेडल, ये सब चीज़ें मिलेंगी, है ना। और ये करीमनगर और जो नालगोंडा जो डिस्ट्रिक्ट है इस एरिया का, आंध्र का, वहाँ पर आपको बहुत सारे वेपन की इस तरह की चीज़ें मिलेंगी अलग अलग बनी हुई। इंडियन आयरन, स्टील, साथ में जो कटलरी है उसमें चाकू छुरी वगैरह होती हैं। यहाँ तक कि इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट भी किया जाता था। जो अबेसियन पोर्ट है, मतलब दूसरी जो कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी इसको सप्लाई किया जाता था, और काफ़ी ज़्यादा जो वेस्टर्न एशिया है वो भी इस चीज़ को यूज़ करती थी। तो मतलब जो उसका एक्सपोर्ट है, जो ट्रेड है, वो बाहर की और कंट्रीज़ के साथ भी होता था। जो टेक्निक थी क्लॉथ मेकिंग की, सिल्क वीविंग की, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग की, लग्जरी आर्टिकल्स की, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड पे डेवलप होती हुई दिखाई दी हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें आज भी वहाँ पर खुदाई करने पे मिली हैं। जो मथुरा था वो एक बहुत बड़ा ग्रेट सेंटर था। सेंटर किस चीज़ का था? स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ। ठीक है। जिसको बोलते थे शतक बोलते थे। ठीक है। जो डाइंग है वो भी बहुत ज़्यादा की जाती थी, स्पेशली इन सम साउथ इंडियन टाउन्स। वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब जो डाइंग है वो उसका जो मतलब बहुत ज़्यादा काम चलता था। जो ब्रिक बिल्ड डाइंग है उसको भी यूज़ किया गया, वो भी मिली है हमें उरियूर से। ठीक है। जो तिरुचुपल्ली है वहाँ से, तमिलनाडु वाला एरिया में। सिमिलर डाइंग वर्ड्स वर एग्जीक्यूटेड एंड द अरिकमेडू। ठीक है ना, अरिकमेडू से भी मिली है। These structure relate to the first third century when the handloom textile industries in this town flourished। ठीक है। तो ये जितने भी जो चीज़ें मिली हैं हमें, और इसके अलावा भी जो दूसरी जो हैंडलूम टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इस समय जो ये टाउन है बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहे थे। मैन्युफैक्चर की बात करते हैं ऑयल की, तो द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द ऑयल व्हील। ऑयल व्हील का यूज़ होने लगा था, जो व्हील है वो बन चुका था, तो उसमें ऑयल वगैरह यूज़ करने के लिए यहाँ पर अब, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग थी ऑयल की वो भी बढ़ गई थी। जो इंस्क्रिप्शन है इस टाइम पीरियड के, वहाँ पर आपको वीवर्स के बारे में, गोल्ड स्मिथ के बारे में, जो डायर्स हैं उनके बारे में, और वर्कर्स के बारे में जो मेटल का या आइवरी का काम करते थे, ज्वेलर्स, स्कल्प्टर्स, फिशरमैन, स्मिथ, परफ्यूमर, कंस्ट्रक्टर ऑफ केव, ऑल्सो एज अ डोनर ऑफ पिलर, टैबलेट, सिस्टम टू द बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है। तो आपको इन सब लोगों के बारे में पता चलेगा। ठीक है। ये जो भी उस समय जो लोग काम करते थे, उस समय के जो भी इंस्क्रिप्शन है, ओके। और कैसे ये जो लोग हैं ये बुद्धिस्ट मॉन्क को दान दक्षिणा भी देते थे बड़ी बड़ी, तो ये भी आपको उन इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। तो उससे पता चलता है कि क्राफ्ट्समैन बहुत ज़्यादा फ्लरिश थे। जब वो बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहे थे तभी तो दान दक्षिणा कर रहे थे।
ऑफ द हैंडीक्राफ्ट मीन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी आर्टिकल्स, आइवरी वर्क, जैसे कि क्या क्या आता था इसमें, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग होती थी, बीड कटिंग भी है, तो इन सब चीज़ों को भी मेंशन मिले हैं। शेल इंडस्ट्री भी होती थी। Many product of crafts have been found as a result of digging in the कुशान कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारे आपको कुशान के टाइम पे बहुत सारे वहाँ पर खुदाई करने पे बहुत सारे क्राफ्ट वर्क मिले हैं। इंडियन जो आइवरीज हैं वो ना केवल भारत में इस्तेमाल होती थी बल्कि अफ़गानिस्तान, रोम, विदेशों तक भी जाती थी। बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी वहाँ पर ये। सतवाना की साइड से भी हमें डेक्कन वाले एरिया में खुदाई करने पे बहुत सारे आइवरी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। रोमन ग्लास ऑब्जेक्ट हैं वो हमें तक्षशिला में मिलते हैं, कुछ अफगानिस्तान में मिलते हैं। इट वॉज अराउंड द बिगनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। अब ये जितना भी जो टाइम पीरियड है ये क्रिश्चियन एरा के आसपास का चल रहा है। दैट द नॉलेज ऑफ ग्लास ब्लोइंग रीच इंडिया। अब धीरे धीरे जो ये ग्लास ऑब्जेक्ट की जो ये नॉलेज है ये हमारे देश में नहीं थी, ये बाहर से आई थी, लेकिन धीरे धीरे इस टाइम तक जो ये नॉलेज है ये इंडिया तक भी पहुंच गई थी और अपने पीक पर पहुंच गई थी। मतलब यहाँ के लोगों ने इसको सीख कर काफ़ी इसको आगे फिर फैलाया। लार्ज नंबर ऑफ बीड्स सेमी प्रीशियस स्टोन हैव बीन फाउंड इन पोस्ट मौर्य लेयर। पोस्ट मौर्य लेयर की जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी बीड्स मिलती हैं, बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन मिलते हैं। और ये सारी बीड्स वो थी जो बैंगल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है, जिससे शेल्स वगैरह बनते थे। कॉइन की मिंटिंग भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे होती थी क्योंकि वो क्राफ्ट के लिए इम्पॉर्टेंट था। आप ट्रेड कैसे करोगे अगर कॉइन वगैरह नहीं होंगे तो। और वो जो कॉइन थे इस पीरियड में आपको बहुत सारे टाइप के मिलेंगे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ब्रॉन्ज, लेड, ग्लास, ठीक है। आपको ये सारे तरह के जो कॉइन है उस टाइम के आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सब चीज़ें यूज़ होती थी कॉइन को बनाने में। द क्राफ्टमैन ऑल्सो मेड फेक रोमन कॉइन। और जो क्राफ्ट्समैन थे वो यहाँ पर जो रोमन कॉइन, मतलब रोमन एम्पायर में जिस तरह के कॉइन चलते थे वो फेक कॉइन भी बना चुके थे उस चीज़ के। वेरियस कॉइन मोल्ड रिलेटिंग टू द पीरियड हैव बीन फाउंड इन बोथ नॉर्थ इंडिया एंड इन द डेक्कन, ठीक है। तो बहुत सारे कॉइन आपको मिलेंगे जो नॉर्थ इंडिया के और डेक्कन के से रिलेटेड है। A coin mold from a Satavahana level showed that it could turn out half dozen coin at a time, and the Greek, Shaka, Satavahana, Kushan, तो जो ग्रीक थे, सतवाहना थे, कुशान थे, उन सभी के टाइम पे जो स्प्रेड था कॉइन का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सभी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है कॉइन को स्प्रेड करने में, कॉइन को बनाने में। इफ़ वी गो बाय द कॉइन कलेक्शन इन म्यूजियम इट अपीयर्स दैट द सतवाहना इशूड द लार्जेस्ट नंबर। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो कॉइन है वो किसके टाइम पर देखे गए हैं, यहाँ पर अभी बात ये नहीं हो रही कि किस तरह के कॉइन, गोल्ड के, सिल्वर के, लेड के, नहीं, बस बात हो रही है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन किसके टाइम पे इशू कराए गए हैं। तो वो करवाए गए थे सतवाहना के टाइम पे, ठीक है। इवन दोज डायनेस्टी विच रूल फॉर शॉर्ट पीरियड इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन। यहाँ तक कि जो डायनेस्टी ने बहुत ही एक छोटे समय तक रूल किया उन्होंने भी बहुत सारे जो कॉइन्स हैं उनको मिंट करवाया, उन इशू करवाया। दिस इज़ द केस विद द इंडो ससैनियन हु कॉइन आर फाउंड इन हाफ अ डजन म्यूजियम इंक्लूडिंग द ब्रिटिश म्यूजियम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो इंडो ससैनियन के जो कॉइन हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, है ना, हाफ अ डजन, जो कि उस टाइम पे जो म्यूजियम वगैरह में इंक्लूड किए गए हैं, वहाँ पर रखे गए हैं, खासकर जो ब्रिटिश म्यूजियम है वहाँ पर रखे गए हैं। Coin molding and other urban handicraft was supplemented by the manufacture of beautiful piece of terracotta which abound at several places। तो यहाँ पर आपको जो टेराकोटा है वो भी दिखाई देंगे, मतलब जो कॉइन है और जो टेराकोटा से भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉइन है वो भी आपको सेवरल प्लेसेस पे देखने के लिए मिलेंगे। और दे हैव बीन फाउंड at almost all the Kushan in the Satavahana site, but Yeleshwaram in नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट डिजर्व्स स्पेशल मेंशन, ठीक है। तो वैसे तो आपको हर जगह दिखाई देंगे ये, लेकिन ये जो येलेश्वरम और जो नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पर एक स्पेशल मेंशन किया हुआ है, शायद यहाँ पर ज़्यादा नंबर में मिले हों। There the largest number of terracotta and the molds in which they were manufactured have been excavated, ठीक है। तो बहुत सारे जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेराकोटास में हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग है वो मिली हैं, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर में आपको टेराकोटास मिलते हैं, मोल्ड्स मिलते हैं। जो मोल्ड्स है वो एक तरह के ढांचे होते थे इन विच देवर मैन्युफैक्चर, ठीक है ना, जिसमें उनको मैन्युफैक्चर किया जाता था उन टेराकोटास को। तो जो टेराकोटास हैं और जो उनके मोल्ड्स हैं वो आपको जो कोंडापुर है लोकेटेड अबाउट 65 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है, ये साइट का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको टेराकोटा और जो उनके वो ढांचे हैं वो मिले हैं। टेराकोटास पर यूज लार्जली बाय द अपर क्लासेस इन अ टाउन, ठीक है। तो ये जो अपर क्लासेस के लोग थे वो ज़्यादा यूज़ करते थे। एंड डिक्लाइन ऑफ टाउन्स इन द गुप्ता स्पेशली इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड सच टेराकोटा वर्चुअली वेंट आउट टू द फैशन। और जब तक गुप्ता पीरियड आएगा तो गुप्ता पीरियड में इनका डिक्लाइन हो गया था, स्पेशली जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था वहाँ पर जो टेराकोटास थे ये कहते हैं ना आउट ऑफ फैशन हो जाना किसी चीज़ का, तो यहाँ पर वही हुआ था। उससे पहले काफ़ी अच्छे चल रहे थे ये। आर्टिशन
ऑर्गेनाइज होते थे हमेशा गिल्ड में, जिसको बोलते थे श्रेणी बोलते थे, ठीक है। और 2nd सेंचुरी एडी में जो महाराष्ट्र हैं ये काफ़ी बड़े डिवोटी थे बुद्धिज़्म के, और यहाँ पर ये क्या करते थे, डिपॉजिट करते थे अपनी मनी को विद द गिल्ड ऑफ पोर्टर्स, ऑयल मैन, वीवर टू प्रोवाइड द मॉन्क विद ड्रॉप्स एंड अदर नेसेसिटी। तो अपने ये पैसे वगैरह को इकट्ठा करके और ये मॉन्क को दे दिया करते थे, जिससे कि वो चोरी ना हो और ज़रूरत के टाइम पे वो उसको यूज़ कर सकें। ड्यूरिंग द सेम सेंचुरी मनी वॉज डिपॉजिटेड बाय द चीफ विद द गिल्ड ऑफ फ्लावर मेकर्स एट द मथुरा सो डैट इट्स मंथली इनकम को डेली फीड 100 ब्राह्मण्स। अब आगे क्या होने लगा कि जो मनी है अब उसको इन मॉन्ग को गिफ्ट ना करके, सॉरी इनके पास डिपॉजिट ना करके, ये डिपॉजिट होने लगी चीफ के पास। ये चीफ कौन होता था, इसी श्रेणी का जो ये गिल्ड है, जो आर्टिशियन है, इनका जो ग्रुप है उसके पास, ठीक है। और फ्लावर मेकर एंड मथुरा, ठीक है, जो फ्लावर मेकर्स होते थे मथुरा में, उनके पास इकट्ठा करते थे। और उसके पास इकट्ठा करने का ये मतलब था, क्योंकि पहले भी ये क्यों दे रहे थे उन लोगों को, उनके पास मनी इसलिए डिपॉजिट कर रहे थे जिससे कि ये जो मॉन्क है वो उसको अपने यूज़ में ला सकें, ठीक है, और वो चोरी भी ना हो इनके पास से। अब यहाँ पर मथुरा में जो फ्लावर मेकर्स होते थे ये उनके पास इस पैसे को इकट्ठा करवाने लग गया अब जो चीफ है, और क्या बोलता था कि ये मंथली इनकम है, ठीक है, और इससे आपको क्या करना है, हम ये पैसे आपको क्यों दे रहे हैं कि यहाँ पर आप जो ब्राह्मण हैं उनको भोज कराओ हमारी तरफ से, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट ब्राह्मण को या बुद्धिस्ट को ना दे के हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास अन्न है, तो आप इस अन्न को हमारी तरफ से अब जो ब्राह्मण वगैरह उनको खिलाओ। On the basis of the different text, we can say that artisan of this period were organized into at least 2 dozen guild, ठीक है। तो 2 दर्जन जो गिल्ड्स हैं इसमें इनको ऑर्गेनाइज किया हुआ था। मोस्ट आर्टिशियन नॉन फॉर इंस्क्रिप्शन वर कन्फर्म टू द मथुरा रीजन एंड टू द वेस्टर्न डेक्कन। तो जो काफ़ी सारे जो आर्टिशियन हैं वो हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है उनके बारे में, जो मथुरा रीजन में रहते थे या फिर जो वेस्टर्न डेक्कन से जुड़े हुए थे, और जो विच ले ऑन द ट्रेड रूट लीडिंग टू द पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। एक बार मैप देख लेते हैं ऊपर का, जो हमारा मैप छूट गया, ठीक है। तो ये उस समय इंडिया का मैप था, ये 150 एडी के आसपास का मैप है इंडिया का, जिसमें आपको एक एक लोकेशन दिखा रखी है कि कहाँ पर कौन सी जगह थी, काशी, पाटलिपुत्र, सांची, ठीक है। तो आप ये मैप अच्छे से देख लेना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मर्चेंट, तो कैसे कैसे जो उस टाइम पे जो मर्चेंट्स थे। द गार्लैंड ऑफ मदुराई कॉल द स्ट्रीट ब्रॉड रिवर ऑफ द पीपल who buy and sell in the marketplace, and the importance of shopkeeper is indicated by the repetition of the term apna in the description of the city of the Shakala. Its shops appear as filled with various type of clothes made in Kashi, Kutumbara and elsewhere. तो देखिए जो गार्लैंड ऑफ मदुराई है, जो ये बुक है, ये हमें उस समय की बारे में बताती है, ठीक है, कि जो लोग हैं वो किस तरह ट्रेड करते थे, और कम से कम जैसे रिवर होती है ना, कितनी चौड़ी होती है रिवर, उस तरह से उस समय स्ट्रीट वगैरह होती थी जिन पर जो मार्केट है वो लगती थी, ठीक है। और शॉपकीपर के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती थी अपना, ये, ठीक है। आप चाहे तो उसे कुछ और प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। और ये पूरा बताया हुआ है उस समय जो सिटी थी बड़ी फेमस, शकाला, ठीक है। और यहाँ पर बताते थे कि बहुत सारे तरह के क्लोथ्स मिलते थे, काशी, कुटुम्बरा, एल्सवेयर, ठीक है, जो कि इतनी ये जो जगह है यहाँ पर बनते थे। जो बहुत सारे आर्टिशन थे, मर्चेंट्स थे, जैसे कि मैंने बताया हमेशा से ऑर्गेनाइज रहते थे वो एक गिल्ड्स में, जिसको श्रेणी बोलते थे या आयातना, ठीक है। यहाँ पर एक नया वर्ड आपको देखने के लिए मिला है ये। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फंक्शन कैसे करती थी ना, इनके बारे में आपको ना तो महावस्तु में पता चलता है ना मिलिंद पानों में पता चलता है। बोथ मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन वर डिवाइडेड इनटू हाई, लो एंड मिडिल रैंक। तो जितने भी मर्चेंट्स होते थे ये भी अपने आप को, जो मर्चेंट ऑफ क्राफ्टमैन होते थे ये भी अपने आप को एक रैंक में कैटेगराइज करके रखते थे, एक हाई, लो और मिडिल रैंक, ठीक है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन द श्रेष्ठी हु वॉज द चीफ मर्चेंट ऑफ द निग्मा एंड द सरतवाहा द कारवा लीडर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें बताया है श्रेष्ठी के बारे में। जो श्रेष्ठी था वो कौन होता था, वो चीफ मर्चेंट होता था, ठीक है। और जो ये सारतवाही क्या होता था, ये कारवा का लीडर, ठीक है, कि मतलब जो भी वो मर्चेंट जा रहे हैं उनका उस पूरे कारवा का जो लीडर होता था उसको बोलते हैं सरतवाह, ठीक है। आगे है, इट ऑल्सो स्पीक नियरली हाफ अ डजन पैटी मर्चेंट्स कॉल्ड द वनीजा, ठीक है। और भी दूसरे जो पैटी मर्चेंट्स होते थे उनको बोलते थे वनीजा। ये किस चीज़ में ट्रेड करते थे, जो स्पेशली जो वनीजा होते थे, ये फ्रूट्स में, रूट्स में, जो कुकड फूड होता है, शुगर, बार्क क्लोथ, शीव्स ऑफ कॉर्न, ग्रास, बैम्बू, इन सब चीज़ों का ट्रेड करते थे ये, ठीक है। एंड हमने बहुत सारे जो तमिल टेक्स्ट है हमने उसमें भी कुछ शॉप्सकीपर्स के बारे में पढ़ा। दे सोल्ड स्वीट केक्स, सेंटेड पाउडर, फीड, क्विड एंड द फ्लावर गार्लैंड, है ना। तो ये
तमिल टेक्स्ट बताता है हमें कि ये जो वनीजा थे ये स्वीट केक्स है ना, सेंटेड पाउडर, ये सब चीज़ें भी रखा करते थे। दीज मर्चेंट दस मीट द वेरिड नीड्स ऑफ द अर्बन फॉक इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग एंड द हाउसिंग। कुछ ये जो मर्चेंट्स थे ये अपने पास ज़्यादातर बहुत सारे वैरायटी ऑफ जो चीज़ें थी वो रखते थे, जिसमें लोगों की ज़रूरतों का सामान भी होता था, जैसे कि फूड हो गई, क्लोथिंग हो गई, हाउसिंग। टू दैम वी कैन एड परफ्यूमर्स एंड ऑल पर्पस मर्चेंट कॉल गांधिका। ठीक है, तो कुछ क्या ऐड रखते थे अपने पास, परफ्यूमर्स भी रखते थे, और ऑल पर्पस मर्चेंट उनको हम क्या बोलते थे, गांधिका बोलते थे। Various type of oilmen, some of them dealing in perfumed oils, are covered by the term, and the term Vyavari, that is one who transacts business, is also used, but the term व्यापारी or the trader seems to be missing। जैसे अब होता है ना, मर्चेंट्स को व्यापारी भी बोलते हैं, उस टाइम पे ये जो वर्ड था व्यापारी ये नहीं था, बल्कि एक वर्ड था जो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन बिजनेस वगैरह किया करता था, उसका नाम होता था व्यवहारी। ठीक है, क्या बोलते थे, व्यवहारी बोलते थे। द टर्म Agri Vanija seems to be obscure. These merchants may have been the predecessor of the अग्रवाल। ठीक है, तो ये जो मर्चेंट्स थे कुछ प्रेडेसर्स जो ये अग्रवाल का भी यूज़ करते थे। ठीक है, वट एवर मे बी द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, दे वर सर्टेनली होलसेल मर्चेंट हु कंडक्टेड बोथ इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ट्रेड। और इस तरह के जो मर्चेंट थे वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के ट्रेड करते थे। ठीक है, ट्रेड रूट और सेंटर्स की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी हो रही थी इस टाइम पर। तो जो ट्रेड था वो ना केवल इंडिया में बल्कि वो बाहर के जो दूसरे देश थे जो इंडिया उनसे भी ट्रेड कर रहा था। इनिशियली द अमाउंट ऑफ दिस ट्रेड वॉज कंडक्टेड ओवर लैंड, बट द मूवमेंट ऑफ द शाकास, पार्थियन, कुषाण डिस्टर्प्टेड ओवर लैंड ट्रेड। ठीक है, अब धीरे धीरे जब लोग बाहर से जुड़ेंगे तो उनके साथ भी तो ट्रेड होगा। जो पार्थियंस थे ईरान के, वो इम्पोर्ट करते थे आयरन को और स्टील को इंडिया से। ठीक है, and they presented great obstacle to India's trade with the land further west of the Iran. However, since the 4th century AD, trade was conducted mainly by the sea. अब होता क्या था कि बीच में कभी कभी ना बड़ी दिक्कत हो जाती थी जब लैंड रूट को ये फॉलो करके ट्रेड करते थे, तो इसीलिए 1st सेंचुरी एडी में ये जो ट्रेड है ये बाय सी भी होने लगा। ठीक है, ये बिगनिंग थी क्रिश्चियन इरा की, जब मॉनसून को समझा गया, जो मॉनसून विंड है उसको समझ के जो सेलर्स हैं उन्होंने बोट वगैरह का यूज़ करके और जो ट्रेड है वो अपना जो सी रूट है उसके बाद शुरू करा। ठीक है, जब उनको जो मॉनसून विंड थी वो समझ आ गई कि अब मॉनसून विंड इधर की है तो हमारे लिए इधर जाना ईजी रहेगा। Easily call at the various port along the route such as the Bharuch, Sopra, situated on the western coast of India। तो ये इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर आपको ये पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अरिक मेदू, ताम्रलिप्ति ये आपको ईस्टर्न कोस्ट पर मिलेंगे ये सारे पोर्ट। भरूच सीम टू हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रॉस्पेरस। तो जो भरूच है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और प्रॉस्पेरस था। Not only commodities produced in the Satvahana kingdom but also good produced in the Shaka and the Kushan kingdom। तो जो इस तरह की जो commodities हैं ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो सतवाहना किंगडम है उस टाइम पे ही आपको मिलेंगी, बल्कि इस तरह के जो गुड्स थे मतलब काफ़ी अच्छी मात्रा में वो शाका के, कुषाण के टाइम पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबके टाइम पे काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा है। जो शाका और जो कुषाण है वो दो रूट का यूज़ करते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टू द वेस्ट एंड सी कोस्ट। ठीक है, बट दीज रूट्स कन्वर्स्ड एट तक्षशिला। ठीक है, एंड वर कनेक्टेड विद द सिल्क रूट। तो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से सिल्क रूट बड़ा फेमस रहा है। जो सिल्क रूट था वो सेंट्रल एशिया से होता हुआ पूरा चाइना तक जा रहा था, और ये जो सिल्क रूट है इसको सभी यूज़ करते थे ट्रेड करने के लिए। द फर्स्ट रूट डायरेक्टली रन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। तो ये पहला रूट के बारे में बता रखा है पूरा, जो आपका नॉर्थ से साउथ तक जाता था, और ये जो तक्षशिला है उससे भी लिंक करके जाता था। ठीक है, और ये जो इंडस वगैरह यहाँ से होता हुआ जाता था। सेकेंड रूट है जिसे बोलते थे उत्तर पथ। ठीक है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। तक्षशिला इट पास थ्रू द मॉडर्न पंजाब अप टू द ईस्टर्न बैंक ऑफ यमुना। ठीक है, तो ये दूसरा रूट बता रखा है। जो तक्षशिला है वो कहाँ से पास होता हुआ जाता था, मॉडर्न पंजाब से पास होता हुआ वो ईस्टर्न बैंक यमुना तक जाता था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने नदियों को भी जोड़ा हुआ है। फॉलोइंग द कोर्स ऑफ यमुना इट वेंट साउथवर्ड टू मथुरा। ठीक है, तो यमुना से होता हुआ फिर साउथवर्ड मथुरा तक जा रहा है, फिर मथुरा को पास कर रहा है, फिर उज्जैन मालवा तक हो जा रहा है। तो इस तरह से पूरा जो इंडिया है उसको आप देख रहे हैं कवर कर रखा। फिर उज्जैन से भरूच वेस्टर्न कोस्ट तक जा रहा है। उज्जैन वॉज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अनदर रूट। तो जो उज्जैन था वो एक दूसरा मीटिंग पॉइंट था जहाँ पर ज़्यादातर सब मिलते थे। हु स्टार्टेड फ्रॉम कौशाम्बी नियर इलाहाबाद। ठीक है, जो कौशाम्बी से स्टार्ट होके फिर जो कौशाम्बी है वो आपकी जो इलाहाबाद है वहाँ से शुरू होता है। ठीक है,
तो ये और दूसरा जो ट्रेड रूट है, तो मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि जितने भी जो रिवर्स हैं उनको कितने अच्छे से जोड़ रखा है। जो मेन मेन जो उस टाइम पे सिटीज़ थी जहाँ पे ट्रेड काफ़ी अच्छा होता था, उनको कैसे इस पूरे रूट से एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। अब देखते हैं गुड्स इन फॉरेन ट्रेड। ऑल्दो द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम सीव टू हैव बिन लार्ज, है ना, तो ट्रेड तो काफ़ी अच्छा चल ही रहा था। तो बहुत सारे जो आर्टिकल्स थे वो इट वॉज नॉट कंडक्टेड इन आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ फॉर द कॉमन पीपल, दिस वॉज अ ब्रिस्क कॉमर्स ऑन द लग्जरी गुड। तो मेनली ये ज़्यादातर लग्जरी गुड्स होते थे विच आर समटाइम कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक नेसेसिटीज़। ठीक है, तो उस समय जो ये बड़े बड़े राजा महाराज होते थे ये इनके यूज़ करने वाली चीज़ें होती थी। जो रोमन है फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेड विद द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो रोमन ने जो पहली बार जो ट्रेड स्टार्ट किया था ना, वो नॉर्दर्न इंडिया से नहीं बल्कि जो साउदर्न मोस्ट पार्ट था इंडिया का, वहाँ से स्टार्ट किया था। देयर अर्लीस्ट कॉइन आर फाउंड इन द तमिल किंगडम। ठीक है, तो इनके जो सबसे पहले जो कॉइन है वो आपको तमिल किंगडम में दिखाई देंगे, क्योंकि वो साउथ में था तो वहीं से ट्रेड शुरू हुआ था। विच ले आउटसाइड द सतवाना डोमिनियन। ठीक है, बाद में फिर वो धीरे धीरे ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे। द रोमन मेनली इम्पोर्टेड स्पाइसेस फॉर विच साउथ इंडिया वॉज फेमस। तो जो रोमन थे वो ज़्यादातर साउथ से उस समय जो स्पाइसेस होती हैं, जो मसाले वगैरह होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्ट करते थे, जो बहुत ज़्यादा फेमस थी उस समय यूरोप में। ऑल्सो मसलिन, पर्ल, ज्वेल्स, प्रीशियस स्टोन, है ना, ये सब भी सेंट्रल और साउथ इंडिया से ये भी ली जाती थी, लेकिन ज़्यादातर जो स्पाइसेस होती थी। आयरन गुड, स्पेशली जो कटलरी होती थी जिसमें मैंने आपको बताया, जिसमें चाकू वगैरह आ जाते हैं, ये फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट टू द रोमन एम्पायर। तो ये सारी चीज़ें भी एक्सपोर्ट की जाती थी रोमन एम्पायर को। पर्ल्स, आइवरी, प्रीशियस स्टोन, एनिमल्स, ठीक है, कंसिडर्ड लग्जरी। उस समय इन सब चीज़ों को लग्जरी माना जाता था। जो प्रीशियस स्टोन होता है, पर्ल्स, आज भी माना जाता है। बट प्लांट प्रोडक्ट सर्व द बेसिक रिलीजियस एंड फ्यूनरी, कलनरी एंड द मेडिसिनल नीड ऑफ द पीपल। लेकिन अगर हम देखें प्लांट और प्लांट से बनी हुई जो दवाइयाँ होती थी, उनको रिलीजियस पर्पज़ के लिए या फिर उनको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए वो लोगों की ज़रूरत थी उस समय। किचन वेयर मे हैव बीन इंक्लूडेड इन द आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, तो जो किचन वेयर थे वो भी इम्पोर्ट के आइटम्स में इंक्लूड किए जाते थे। जो कटलरी वगैरह वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और स्पेशली जो हायर क्लास के जो लोग थे। ठीक है, in addition to the goods directly supplied by India, certain articles were brought to India from China। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स कहाँ से लाए, पहले चाइना से इंडिया, फिर सेंट्रल एशिया, या फिर तो इस तरह से मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम चाइना एंड सेंट्रल एशिया। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल एशिया, चाइना से इंडिया में भी आती थी। उसके बाद फिर ये ईस्टर्न पार्ट है जो रोमन एम्पायर का, वहाँ पर पास हो जाती थी। जो सिल्क है वो कहाँ से आती थी, वो चाइना से आती थी। ठीक है, और रोमन एम्पायर में जाती थी सिल्क रूट के थ्रू, जो हम बार बार देखते आ रहे हैं। और जो ये सिल्क रूट है ये कहाँ से पास होता है, ये नॉर्थ अफगानिस्तान से पास होता है और ईरान से पास होता हुआ जब ये यूरोप तक जाया करता था। जब इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है पार्थियन रूल की इंडिया में, तो नेबरिंग एरियाज़ में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। अब डिफ़िकल्टी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा कि वहाँ तक उस ट्रेड को करने के लिए। तो सिल्क हैड टू बी डाइवर्टेड टू द वेस्टर्न इंडिया पोर्ट थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। समटाइम इट हैज़ फाउंड इट्स वेज फ्रॉम चाइना टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम दिस वेंट टू द वेस्ट। तो अब धीरे धीरे पहले इनको इंडिया में लेकर आना शुरू हो गया, फिर इंडिया के जो पोर्ट्स थे वेस्टर्न साइड के, उनको यूज़ करके सी रूट के थ्रू इनको ले जाना शुरू कर दिया। एंड देयर वॉज कंसिडरेबल ट्रांजिट ट्रेड इन द सिल्क बिटवीन इंडिया एंड द रोमन एम्पायर। तो इस तरह से एक अच्छा खासा ट्रेड फिर से शुरू हो गया था इंडिया के और रोमन एम्पायर के बीच में। In return for the articles exported by India to the Roman Empire, रोमन एक्सपोर्टेड टू इंडिया वाइन। अब इंडिया वाले इतना सामान पहुंचा रहे हैं तो उसके बदले रोमन वाले भी तो कुछ देंगे। रोमन जो एम्पायर थी वो क्या एक्सपोर्ट करती थी इंडिया में, वाइन करती थी। ठीक है, और भी दूसरी तरह की जो पॉटरी वगैरह है वो बेचती थी, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्कवर की गई हैं। जो वेस्ट बंगाल में साइट है तामलुक, वहाँ पर पौंडीचेरी में जो अरिक मेदू है वहाँ से हमें मिली हैं कुछ रोमन की चीज़ें। ठीक है, और भी दूसरी साइट्स है साउथ इंडिया में जहाँ से हमें जो रोमन एम्पायर के गुड्स हैं वो हमें मिलते हैं। रोमन गुड्स ट्रैवल एज फार एज गुवाहाटी। तो जो रोमन एम्पायर्स के जो गुड हैं यहाँ तक कि हमें गुवाहाटी तक भी मिले हैं। lead which was used for making coin by the Satavahana seemed to have been imported from Rome in the form of coiled strip। यहाँ तक कि जिस lead से सतवाहना अपने कॉइन बनाते थे वो भी हमें कहाँ से मिली है, वो भी हमें रोम के कुछ जगह से मिली है, और वो भी कॉइल्ड स्ट्रिप में मिली है। ठीक है, कॉइन की फॉर्म में नहीं मिली है, कॉइल्ड स्ट्रिप में मिली है। सॉरी, ये जो लेड के जो कॉइन बनते थे सतवाहना में, ठीक है, ये कहाँ से इस तरह का मटेरियल है वो कहाँ से लाया गया था, वो हमें रोम से, ठीक है, वो रोम से लिया जाता था और ये कॉइल्ड स्ट्रिप की फॉर्म में होता था। ठीक है, उसके बाद फिर इसके सतवाहना में इसके कॉइन बनते थे।
रोमन गुड्स डू नॉट अपीयर इन एनी सब्सटेंशियल क्वांटिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो रोमन के जो गुड्स हैं वो आपको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एंड देर इज़ नो डाउट दैट अंडर द कुशान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द सेकंड सेंचुरी ट्रेडेड विद द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड ही नहीं हुआ है रोमन एम्पायर का, नॉर्थ में ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ है। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर ट्रेड नहीं हुआ है, ज़्यादातर उसका साउथ में ही ट्रेड हुआ है। This was facilitated by the conquest of Mesopotamia, which was made a Roman province in AD 115. ठीक है। The Roman Emperor Trajan not only conquered Muscat but also explored the Persian Gulf. जो रोमन एम्परर था ट्रजन, ठीक है ना, उसने जो पूरा पर्शियन गल्फ था, ठीक है, उसको पूरा का पूरा क्या कहते हैं एक्सप्लोर कर लिया था। ठीक है, एक्सप्लोर कर दिया था और काफ़ी सारा जो है अपने अंडर ले लिया था। इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड एंड द कॉन्क्वेस्ट द रोमन गुड रीच अफगानिस्तान। जब उन्होंने पर्शियन गल्फ को जीत लिया उसके बाद अब इसका क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलता है ट्रेड में और कॉन्क्वेस्ट में, कि जो रोमन गुड्स हैं वो अब पहुँचने लगे अफगानिस्तान में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, क्योंकि पहले यहाँ पर रूल किसी और का था, है ना, रोमन का रूल नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर जो कंट्रोल है धीरे धीरे पर्शियन गल्फ पर जब हो गया तो अब इनके जो गुड्स हैं वो अफगानिस्तान तक, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक पहुँचने लगे, क्योंकि अपने आसपास के नेबरिंग स्टेट तो यही थे। At Begram, 72 kilometer north of Kabul, large class jar made in Italy, Egypt, Syria have been found. तो अगर आप ये आसपास के जो एरिया देखोगे काबुल के, तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी, ये ग्लास जार वगैरह जो इटली में, इजिप्ट में, सीरिया में बनते थे। तो इसका मतलब वहाँ से किसी ना किसी ने तो पहुँचाए हैं यहाँ पर काबुल वाले एरिया में। कुछ आपको बॉल्स, ब्रॉन्ज स्टैंड, स्टील यार्ड, है ना, ये सब चीज़ें भी मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि उस समय जो रोमन वगैरह में बनती थी। ठीक है, कुछ आपको स्टैचू मिलेंगे, जग मिलेंगे, दूसरे और अलग तरह के जो वेसल्स हैं वो मिलेंगे। तक्षशिला में अगर आप देखें, ठीक है, और जो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है पाकिस्तान की, तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे उस समय की मूर्ति वगैरह के जो ब्रॉन्ज बनी हुई हैं जो रोमन की थी। सिल्वर ऑर्नामेंट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, सम ब्रॉन्ज पोर्ट, वन जार, कॉइन ऑफ रोमन एम्परर, तो ये अलग अलग जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते थे वो मिली हैं। कुछ ब्रॉन्ज के पोर्ट्स मिले हैं, जार मिले हैं, कॉइन मिले हैं जो रोमन एम्परर में चलते थे। ठीक है, एरिटाइन पोट्री विच इज़ रेगुलरली फाउंड इन साउथ इंडिया अपीयर नादर इन सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया नॉर इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो कुछ ये एरिटाइन करके पोट्री है जो साउथ इंडिया में रेगुलरली यूज़ की जाती थी, लेकिन यहाँ पर आपको सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया, यहाँ तक कि आपको अफगानिस्तान में भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। दीज प्लेसेस डिड नॉट रिसीव पॉपुलर वेस्टर्न आर्टिकल्स विच हैव बीन फाउंड most south of the Vindhya Satavahana kingdom and further south. Thus, the kingdom of both Satavahana and Kushan profited from the trade with Roman Empire, although the largest profit seem to have been the accurate to the Satavahana. और बाद में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कुछ जो कीमती चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा, अगर आप साउथ वाले एरिया में जाओगे तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं कभी रोमन में। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ना नॉर्थ इंडिया में ही देखने के लिए मिलेंगी, जो आपका खासकर नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है। ठीक है, The most significant Roman export to India were the largest number of coin, invariably made of gold and silver. ठीक है, तो रोमन है, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक्सपोर्ट करी है इंडिया को वो है उनके कॉइन, जो कि स्पेशली गोल्ड के या सिल्वर के बने होते थे। सम रोमन कॉपर कॉइन आर ऑल्सो फाउंड, कुछ यहाँ पर आपको रोमन के कॉपर कॉइन भी देखने के लिए मिलेंगे। अबाउट 150 फाइंड्स ऑफ रोमन कॉइन अपीयर इन द सब कॉन्टिनेंट एज अ होल, मोस्ट ऑफ दैम फ्रॉम द साउथ ऑफ द विंध्यास, तो विंध्यास तक भी आपको मिल जाएंगे ये। टोटल नंबर ऑफ रोमन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन डेट हैव बीन फाउंड इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 6000। तो ये देखिए कम से कम 6000 तक है, ये 6000 से ज़्यादा नहीं है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से दैट ओनली दिस नंबर ऑफ कॉइन केम फ्रॉम द रोम। ठीक है, तो ये कहना भी मुश्किल है कि सिर्फ इतने ही आए हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, इससे कम भी हो, लेकिन ये आपको एक अप्रॉक्स नंबर दे रखा है। This justified the complaint of Roman writer Pliny, who wrote his account called Natural History in Latin in AD 77। तो ये चीज़ें बता रखी हैं उस समय के जो राइटर थे प्लिनी रोमन, उन्होंने बताया है। और वो ऐसा मानते हैं कि रोम वॉज बीइंग ड्रेन ऑफ गोल्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ट्रेड विद इंडिया, कि जो रोम का जो सोना था ना वो इसीलिए खाली हो गया क्योंकि वो सारा का सारा भारत पहुँच गया इस तरह से कॉइन की फॉर्म में। But as early as AD 22 we hear of complaint against excessive expenditure on the purchase of pepper from the east, क्योंकि वो लोग यहाँ से क्या खरीदते थे, बहुत ज़्यादा काली मिर्च बहुत ज़्यादा खरीदते थे। एज वेस्टर्नर वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ इंडियन पेपर, उनको बड़ा शौक था यहाँ का जो इंडियन पेपर था ना, बड़ा पसंद था। इसको वो यवन प्रिय बोलते थे। ठीक है, संस्कृत में यवन प्रिय बोला जाता था। देयर वॉज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द यूज़ ऑफ इंडिया मेड स्टील कटलरी फॉर विच द रोमन नोबल्स पेड वेरी हाई प्राइसेस। साथ में जो इंडिया की कटलरी थी जिसको उस समय वहाँ के हाई क्लास जो लोग थे वो बहुत यूज़ करते थे, वो भी रोमन के जो नोबल्स वगैरह थे बड़े महंगे महंगे दामों पर ख़रीद के ले जाते थे।
द कॉन्सेप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड मे नॉट हैव बीन देन नोन, मतलब जो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ना, वो कॉन्सेप्ट वो लोग जानते ही नहीं थे, ऐसा जो पिलनी है वो बोल रही हैं अपने टेक्स्ट में. बट न्यूमरस फाइंड ऑफ रोमन कॉइन एंड पॉटरी इन द पेनिसुला लीव नो डाउट दैट इंडिया वॉज अ गेनर इन इट्स ट्रेड, है ना. लेकिन इस बात का, यहाँ से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं और जैसा यहाँ के जो लोग लिख कर गए हैं, उससे हमें ये चीज़ तो साफ पता चलती है कि यहाँ पर इस टाइम पे फ़ायदे में ट्रेड में इंडिया ही था. ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे था ना, इंडिया कितना नुकसान में चला गया था, ऐसा नहीं था यहाँ पर. द लॉस ऑफ रोमन मनी वॉज सो डीपली फेल्ट दैट इवेंचुअली स्टेप हैड टू बी टेक इन रोम टू बैन इट ट्रेड. और यही शायद एक रीज़न बनता है कि जब जो रोमन है उनको पता चलता है कि उनकी मनी का कितना लॉस हो गया है, तो उसके बाद वो इंडिया से जो अपना ट्रेड है उसको बंद कर देते हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा कटौती कर देते हैं इंडिया से पेपर और स्टील गुड्स को खरीदने में. तो इस तरह से वो आपने देख लिया कि क्या एक मेजर रोल रहा है इंडो और रोमन ट्रेड का, और किस तरह की जो शिपिंग वगैरह है वो उन्होंने रोमन वगैरह ने की है. रोमन ट्रेडर्स लिव्ड इन साउथ इंडिया. ठीक है, एंड देयर इज़ अ लिटिल एविडेंस ऑफ इंडियन रेसिडेंट इन द रोमन एम्पायर. तो जो रोमन ट्रेडर्स थे वो साउथ इंडिया में रहकर गए हैं, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो रोमन एम्पायर में रहे हैं. इस चीज़ की जो एविडेंस है बहुत कम है. ठीक है, and some port shirts were grafty in Tamil suggest that the Tamil merchants lived in Egypt in Roman time. तो कुछ तमिल मर्चेंट ऐसे हैं जो इजिप्ट में रहे हैं रोमन एम्पायर के टाइम पे. मनी इकोनॉमी देखें तो जो इंडियंस है वो यूज़ करते थे सिल्वर और जो गोल्ड करेंसी है उसको यूज़ करते थे. ठीक है, विच केम टू इंडिया फ्रॉम रोम. कहाँ से आ रही थी? रोम से आ रही थी. तो अब देखते हैं किस तरह से वो उसका यूज़ कर रहे थे. जो रोमन गोल्ड कॉइन थे वो बहुत ज़्यादा वर नेचुरली वैल्यूड फॉर द इंटरेस्ट इन वर्क, मतलब काफ़ी अच्छे होते थे वो. ठीक है, और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होते थे ट्रांजेक्शन में. इन द नॉर्थ इंडो ग्रीक रूलर, उन्होंने भी बहुत सारे जो गोल्ड कॉइन थे, ठीक है, कुछ गोल्ड कॉइन थे इंडो ग्रीक्स ने जो इशू कराए थे. लेकिन कुषाण के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन थे उनको इशू किया गया था एक बहुत बड़े नंबर पे. तो इसलिए ये कहना तो गलत होगा कि जो कुषाण गोल्ड के कॉइन थे, ठीक है, वो सारे के सारे वही थे जो रोमन से आए थे, हम वही कॉइन का यूज़ कर रहे थे, क्योंकि कुषाण भी ने भी बहुत सारे जो गोल्ड कॉइन है वो इशू कराए हैं. अगर हम बात देखें 5th सेंचुरी से पहले की, तो जो इंडिया है had a paid tribute of 320 talent of gold to the Iranian Empire, and this gold may have been extracted from the gold mine in Sindh. तो उन्होंने काफ़ी बड़ा जो इरानियन एम्पायर है उनको इस तरह का ट्रिब्यूट दिया था इंडिया से जो गया था. और ये जो कोई गोल्ड था ये कोई रोमन का नहीं था, बल्कि ये इंडिया की जो खुद की गोल्ड माइंस थी. ठीक है, सिंध वाला एरिया भी उस टाइम पे वही था इंडिया का पार्टी, तो ये वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था. ठीक है, जो कुषाण थे उन्होंने ऑब्टेन किया था गोल्ड को सेंट्रल एशिया से. ठीक है, और कर्नाटका में गोल्ड की माइंस थी. ठीक है, झारखंड में थी, तो वहाँ से इस गोल्ड को निकाला जाता था और फिर इसके कॉइन वगैरह बनाए जाते थे. ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्टैक्ट विद रोम, कुषाण इशू द दिनार टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन. ठीक है, तो उसके बाद जो कुषाण है उसने गोल्ड कॉइन इशू कराए थे जिनको वो दिनार टाइप बोलते थे, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं आगे चल के गुप्ता रूल के टाइम पे. जो गोल्ड कॉइन है मे नॉट हैव बीन यूज्ड इन डे टू डे ट्रांजेक्शन विच वर कैरिड ऑन द कॉइन ऑफ लेड पोर्टिन कॉपर. तो जो गोल्ड कॉइन है हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे डे टू डे ट्रांजेक्शन में, क्योंकि डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए उस समय जो लेड के कॉइन होते थे, पॉटिन के कॉइन होते थे, कॉपर के कॉइन होते थे, वो इस्तेमाल होते थे. हमें लेड और जो कॉपर के कॉइन है बहुत सारे डिपॉजिट मिलते हैं आंध्र में, और जो गोल्ड के कॉइन है वो डिपॉजिट मिलते हैं हमें कर्नाटका में. आंध्र प्रदेश में उस टाइम पे सबसे ज़्यादा लेड और जो पॉटिन के कॉइन हैं वो इशू कराए गए थे. सतवाना डिड नॉट इशू गोल्ड कॉइन. जो सतवाना हमने पहले भी पढ़ा था, उन्होंने ज़्यादा कोई गोल्ड के कॉइन इशू नहीं कराए हैं. द म्यूजियम शो दैट दे सीम टू हैव बीन इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन. म्यूजियम से ये तो पता चलता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ कॉइन इशू कराए हैं, लेकिन उसमें गोल्ड के बहुत ज़्यादा कराए हैं ऐसा कहीं मेंशन नहीं मिलता. सम पंच मार्क एंड द अर्ली संगम एज कॉइन हैव बीन फाउंड एट द टिप ऑफ द पेनिनसुला. ठीक है, कुछ हमें पंच मार्क कॉइन मिलते हैं, अर्ली संगम एज कॉइन मिलते हैं पेनिनसुला वाले एरिया में. पेनिनसुला वाला एरिया वो हुआ है हमारे नीचे का जो साउथ वाला पार्ट है इंडिया का. ठीक है, जो तीनों साइड से ओशियन से घिरा हुआ है. जो कुषाण है इशू लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. हम सबको पता है ये इंडो ससैनियन जो सक्सेसर थे कुषाण के लोअर सिंध वाले एरिया में, वो भी काफ़ी सारे जो कॉइन है वो इशू कराते हैं. कॉपर ब्रॉन्ज कॉइन वर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय द रूलर ऑफ सम इंडिजीनियस डायनेस्टी. ठीक है, तो जो कॉपर और जो ब्रॉन्ज के कॉइन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ जो लार्ज क्वांटिटी में, जो उस समय जो इंडिजीनियस जो डायनेस्टीज़ थी जो इंडिया में ही रह रही थी, खासकर जो सेंट्रल इंडिया में रूल कर रही थी नागास की. ठीक है, वो यूज़ करती थी कॉपर के और ब्रॉन्ज के. योद्धास हु रूल्ड इन ईस्टर्न राजस्थान, ये यहाँ पर थे ईस्टर्न राजस्थान में. ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलेगा. हरियाणा पंजाब वाला जो एरिया था इनका आसपास का, यूपी वाला एरिया. ठीक है, जो मित्र थे वो कौशाम्बी में रूल कर रहे थे, मथुरा अवंती ये यूज़ करते, तो ये सब भी इसी कॉइन को यूज़ करते थे.
ये जो पीरियड है बिटवीन 200 BC से लेके 300 के AD वाला, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कॉइन दिखाई देंगे। और यहाँ पर दे वर इशूड नॉट ओनली बाय इंडियन एंड सेंट्रल एशियन रूलर बट ऑल्सो मैनी सिटीज़ एंड ट्राइब। तो ना केवल बड़े बड़े जो राजा थे सिर्फ उन्होंने इशू कराई है ये कॉइन, बल्कि जो छोटी छोटी सिटीज़ थी, ट्राइब्स थी, उन्होंने भी अपने खुद के कॉइन इशू करे हैं। इन एशियन टाइम दिस फेस हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ डाइज एंड मोल्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉइन। Perhaps in no other period had the money economy penetrated so deeply into the lives of the common people। तो इतनी ज़्यादा जो मनी इकोनॉमी है वो पेनिट्रेट किसी भी पीरियड में नहीं हुई है कॉमन पीपल की लाइफ में भी, टाउन में रहने वाले लोगों की लाइफ में भी, जितनी इस टाइम पर हुई है। जो ये डेवलपमेंट थी काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल थी, और इसीलिए हमने देखते हैं कि जो आर्ट है, क्राफ्ट है, उसका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। डेवलपमेंट हो रहा था तो ट्रेड हो रहा था, ट्रेड हो रहा था तो वो बाहर की दूसरी कंट्रीज़ में भी हो रहा था, जिस वजह से जो कॉइन है उसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। अर्बन ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोइंग है क्राफ्ट की और कॉमर्स की, उसी की वजह से जो यूज़ था मनी का वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आपको देखी जाएगी टाउन वाले एरिया में। अभी भी होता है, चीज़ों को शहर में ले जाके बेचा जाता है। इंपॉर्टेंट टाउन्स थे जो नॉर्थ इंडिया के, वो वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, ये सारे थे। और इन सभी का जिक्र आपको जो लिटरेरी टेक्स्ट है वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये लिटरेरी टेक्स्ट वो हैं जो ना केवल भारत के लोगों ने बल्कि जो चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे वो भी लिख कर गए हैं। बहुत ज़्यादा फ्लरिश थे ये कुषाण पीरियड के टाइम पे, जो टाइम था हमारा 1st से 2nd सेंचुरी के आसपास का। और एक्सकेवेशन में रिवील किया गया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुपीरियर कंस्ट्रक्शन भी देखी गई है कुषाण के टाइम पर यहाँ पर। और कंस्ट्रक्शन किसी पीरियड में तभी होगी जब यहाँ पर इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, मनी होगी। बहुत सारी साइट्स आपको बिहार में मिलेंगी, जिसमें ये चिरांद है, पनर है, सोनपुर है, बक्सर है, दूसरे कुछ ईस्टर्न यूपी वाली साइट्स भी हैं, ठीक है। तो ये सब कुषाण फेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस थे उस टाइम पे। यूपी की बात करें तो उस टाइम पे जो यूपी वाला एरिया है वहाँ पर भी सोहगरा, भीटा, कुशाम्बी, ठीक है, अतरंजी खेरा, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस थे। राजस्थान में रंग महल और भी दूसरी साइट है वेस्टर्न एरिया में कुषाण के टाइम की, जो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस थी उस टाइम पे। कुछ एक्सकेवेशन मिली है हमें सोंक इन मथुरा रिवील, जो कि ये बहुत सारे जो 7 लेवल को बताता है कुषाण फेज़ की। ओनली वन ऑफ द गुप्ता फेज़, ठीक है। और इन 7 लेवल में जो हमें मथुरा की मिलती है, इसमें सिर्फ हमें एक ही गुप्ता फेज़ के बारे में पता चलता है, बाकी सारी कुषाण से रिलेटेड है। जो करंट एक्सकेवेशन हुई है सचनन कोट, ये लखनऊ के पास है, और यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि ये लार्जेस्ट कुषाण टाउन था नॉर्थ इंडिया का, 9 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पर हमें बहुत सारे ब्रिक हाउसेस, कॉपर कॉइन मिले हैं। और दूसरी साइड से कुछ जलंधर, लुधियाना, रोपड़ जो आपको पंजाब में मिलेंगी, हरियाणा साइट्स मिली हैं, यहाँ पर भी कुषाण कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। गुप्ता पीरियड के जो स्ट्रक्चर हैं वो पुअरली बिल्ट हैं, मेड अप ऑफ यूज कुषाण ब्रिक, जो कि कुषाण ब्रिक को ही यूज़ करके बनाए गए बाद में। ऑन द होल जो मटेरियल रिमेन हमें मिलते हैं कुषाण फेज़ के, वो हमें इंडिकेट करते हैं अर्बनाइजेशन के बारे में, कि उनके टाइम पे एक तरह से शहरीकरण अपने पीक पर पहुंच गया था। दिस ऑल्सो अप्लाई टू टाउन इन द शाका किंगडम ऑफ मालवा एंड द वेस्टर्न इंडिया। और यहाँ पर हमें यही चीज़, हमें जो शाका किंगडम है मालवा का और वेस्टर्न इंडिया का, ये चीज़ हमें इनके टाउन में भी देखने के लिए मिलती है, अर्बनाइजेशन वाली। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन है उज्जैन, ठीक है, वो एक नोडल पॉइंट था जो 2 रूट को कनेक्ट करता था, वन फ्रॉम कौशाम्बी और दूसरा मथुरा को। कौशाम्बी और मथुरा को जोड़ने का काम उज्जैन करता था। इंपॉर्टेंट था एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो स्टोन वगैरह है यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे, और भी दूसरी चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती थी, बीट्स वगैरह। ये सब 200 BC के आसपास की बात चल रही है। एंड दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज रॉ मटेरियल कुड बी ऑब्टेन इन अबंडेंस फ्रॉम द ट्रैप बेडरॉक इन द बेड ऑफ द शिप्रा रिवर इन द उज्जैन। और ये सब चीज़ें जो रॉ मटेरियल है इस तरह का बीट्स वगैरह कहाँ से मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शिप्रा रिवर थी उज्जैन की, उसके बेडरॉक से, ठीक है ना, वहाँ से उस रिवर से इन सबको निकाला जा रहा है। जो टाउन्स थे सतवाहना किंगडम के इस टाइम के, उनके भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि दे डिड अंडर द शाकास, कुषाण, तगर, पैठान, ठीक है, एंड धान्य कताका, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, ब्रॉज, सोपारा, अरिकमेदु, ये सारी ही बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस सिटी थी वेस्टर्न की और साउथ इंडिया की, ठीक है, सतवाहना पीरियड के टाइम पे। सतवाहना जो सेटलमेंट थी 30 वॉल टाउन आंध्र मेंशन, ठीक है, तो ये 30 वॉल टाउन के बारे में बता रखा है कि इस तरह का टाउन था आंध्र में, जिसका मेंशन पिल्ली ने किया है, ठीक है, जिसकी को जो मिला है तेलंगाना में। They had originated much earlier than the town in coastal Andhra, not much later than these in the western Maharashtra, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में मिले हैं, उसके बाद वाले जो एरिया महाराष्ट्र वगैरह में इस तरह की जो चीज़ें वो देखने के लिए नहीं मिली हैं। द डिक्लाइन ऑफ द टाउन इन महाराष्ट्र, आंध्र एंड द तमिलनाडु जनरली स्टार्टेड इन मिड 3rd सेंचुरी। और यहाँ पर जो टाउन इतने ज़्यादा फ्लरिश हो रहे थे, अगर आप उनका एंड देखेंगे, उनका डिक्लाइन देखेंगे, तो वो आपको मिलेगा 3rd सेंचुरी या उसके बाद वाले एरिया के बाद, ठीक है।
टाउन प्रोस्पेरिड इन द कुशान एंड द सतवाना एम्पायर बिकॉज दे कंडक्टेड थ्राइविंग ट्रेड। अब कुशान और सतवाना में जो एम्पायर थी इतने ज़्यादा प्रोस्पेरस क्यों थे? क्योंकि इनका ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था रोमन एम्पायर के बारे में। और रोमन एम्पायर का हमने देख ही लिया कि वहाँ से इंडिया को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, जो टाउन थे पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, थ्रो बिकॉज द सेंटर ऑफ कुशान पावर ले इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये पंजाब हुआ, यूपी हुआ, यहाँ पर भी टाउन क्यों इतने ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे? क्योंकि कुशान की यहाँ पावर थी। और कुशान मैंने आपको बता ही दिया कितने अच्छे से वो काम कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। मोस्टली जो कुशान टाउन थे इंडिया में वो नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पथ रूट पर थे, जो मथुरा और तक्षशिला को जोड़ते थे। और मथुरा और तक्षशिला एक बहुत ही अच्छे ट्रेड सेंटर थे। जो कुशान एम्पायर इंश्योर्ड सिक्योरिटी अलॉन्ग द रूट, साथ में इन्होंने जो अपने रूट थे उनको एक अच्छी खासी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी थी, जिस तरह की कोई चोरी वगैरह ना हो और जो ट्रेड है वो अच्छे से हो जाए। एंड द सेम थिंग हैपन इन द डेक्कन, और यही सेम चीज़ डेक्कन में परफॉर्म की जा रही थी। द एंड ऑफ द सतवाना पावर टुगेदर विद द बैन ऑन ट्रेड विद इंडिया इम्पोज बाय द रोमन एम्पायर। तो जो सतवाना पावर है उसका भी एंड तभी देखा जाता है उसके ट्रेड का, जब जो रोमन एम्पायर है जब उसको फील हो जाता है कि उनकी मनी तो सारी भारत में पहुंच रही है, वो इतना महंगा खर्च कर रही हैं, तो जब वो ट्रेड पर बैन लगा देते हैं इंडिया के साथ, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो सतवाना किंगडम पर भी पड़ता है। और जो उनकी अर्बन ग्रोथ थी और जिस वजह से जो आर्टिशियंस थे, जो मर्चेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, जिनका ट्रेड है वो उतना अच्छा नहीं चल पाता और अब टाइम आ जाता है डिक्लाइन होने का। आर्कियोलॉजिकली के एक्सक्यूवेशन इन द डेक्कन क्लियरली सजेस्ट आर डिक्लाइन इन अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन जो हमें मिलते हैं डेक्कन में, उससे हमें क्लियरली पता चलता है कि जो अर्बन सेटलमेंट है उसमें अब काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आना शुरू हो गया था सतवाना फेज से। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा उस समय के क्राफ्ट के बारे में, अर्बन ग्रोथ के बारे में जान लिया है। ये क्रोनोलॉजी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा गुप्ता एम्पायर के बारे में होगा। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इसको शेयर करना, बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। थैंक यू।